नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल जो एग्ज़ाम 22 फरवरी से 11 मार्च 2023 को टोटल 24 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। इसके 600 जीके के सवाल जो पूरे सवाल पूछ के आंसर की के बाद यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैक्ट से सवाल हैं। इन 600 जीके के सवाल में से प्रतिदिन के हिसाब से टोटल 75 क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। इससे पहले पार्ट फर्स्ट आया था जिसमें 75 क्वेश्चंस कवर किए थे, यानी एक दिन में 3 शिफ्ट हुई थी। आज ये पार्ट सेकंड है, 3 और शिफ्ट के 75 क्वेश्चंस कवर होंगे। इस प्रकार यहाँ पर 150 सवाल हैं, इन 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार 3 से 4 वीडियो और आएंगे। ये एचसीएम के सारे जीके के सवाल आपके एक्स्ट्रा फैक्ट से कंप्लीट होने वाले हैं, जो आने वाले किसी भी एसएससी एग्जाम्स इवन बात करूँ जो टीसीएस कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इसी टाइप से सेम पैटर्न से बार बार सवाल रिपीट किए जाते हैं। इसमें काफ़ी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हैं, तो आने वाले एमटीएस एग्जाम्स हो गया, सीजीएल एग्जाम्स हो गया, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बाकी जीके के सवाल जो स्टैटिक जीके है वो तो है ही है, सारा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट से कवर करेंगे। तो सवाल कहने को तो 75 है, लेकिन इसका मल्टीपल 2 या 3 कर दो, इतने सवाल आपके कवर हो जाएंगे। तो जो कैंडिडेट हैं ऑलरेडी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं, उनके बिना अलग से स्टैटिक जीके तैयार किए हुए 50% तैयारी ऐसे ही कवर हो जाती। बाकी आपने स्टैटिक जीके तैयार कर लिया, करंट अफेयर्स पढ़ लिया है, तो आपके किसी भी एग्जाम में, इवन मैं एसएससी की बात करूं जहां पर 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं, उनमें आप 20 क्वेश्चन से वो स्कोर कर सकते हो। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कोई भी आंसर नहीं कर सकता है, हट के अलग से पूछ लिए जाते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं 23 फरवरी से, क्योंकि 22 फरवरी की तीनों ही शिफ्ट कंप्लीट हो गए थे। 23 फरवरी का पहला शिफ्ट है, तो प्रथम शिफ्ट में ये जो पहला सवाल है 76 से स्टार्ट कर रहे हैं। किस शासक ने 1266 और 1287 के बीच में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है? अब दिल्ली सल्तनत की बात करें, टीसीएस कंपनी हर एग्जाम में, चाहे एसएससी हो गया, अदर जितने भी सेंट्रल लेवल एग्जाम्स ये कंडक्ट करवाती हैं, जिसमें आईबी के एग्ज़ाम हैं, ये आपके आईसीएआर के हैं, रेलवे के हैं, एसएससी वगैरह, तो इनमें यहाँ पर दिल्ली सल्तनत से प्रत्येक सेट में एक सवाल आ ही जाता है। तो दिल्ली सल्तनत है, यहाँ पर मैं पूरा ही बता देता हूँ उनके शासक शासनकाल क्या रहा है, कौन से थे। अब आपको पता है दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। इन 5 वंश में पहला वंश गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का मतलब गुल खिले तो सोलो, ये 5 वंश हैं 1206 से लेकर 1526 तक। तो इनके सभी के मैं आपको शासक का बताऊं, उससे पहले जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, सेल का इंतजार कर रहे थे, तो एक बार फिर आपके सामने 269 की सेल आ चुकी है, जिसमें आपको टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करना है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक का ये पार्ट, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। जो लेटेस्ट एग्जाम्स हैं, आने वाले एग्जाम जिसका पैटर्न चेंज हुआ है, उन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर 600 प्लस एग्जाम्स के आप एग्जाम से पहले उनका मॉक टेस्ट लगेगा। उन मॉक टेस्ट में देखिएगा कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, उन गलतियों को सुधार करते हुए आप तैयारी करेंगे तो किसी भी एग्जाम में आप रैंक हासिल कर सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम इंटरफेस डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर सकते हो टीटीजे के कूपन कोड लगाते हुए। देखिए आपको सवाल पूछा गया है, 1266 से 1287 के मध्य दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल रहा है। आपको पता है गुलाम वंश है, मामलुक डायनेस्टी है, इसका शासनकाल 1206 से 1290 के मध्य रहा है। तो ये 1206 से 1290 में अंतिम जो 1266 से 1287 के मध्य बलबन का शासनकाल था। तो गुलाम वंश में आप कुतुबुद्दीन ऐबक का बात आती है, जो इनके संस्थापक माने जाते हैं। 1206 से 1210 है कुतुबुद्दीन ऐबक। उनके बाद आराम शाह 1210 में है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, 3 शासक हैं इसमें आपके इल्तुतमिश, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये टोटल 11 शासकों में से 3 शासक है वो एक्चुअल में दास थे। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बात करें, 1210 से 1236 के मध्य शासनकाल है। रजिया सुल्तान काफ़ी बार पूछा जाता है, गुलाम वंश की ये शासिका 1236 से 1240 के मध्य इनका शासनकाल है, वेरियस एग्जाम में पूछा हुआ है। उनके बाद आए थे बहरम शाह, 1240 से 42 है। फिर मसूद शाह, ये 1242 से 1246 के मध्य। उनके बाद नासिरुद्दीन महमूद हैं, 1246 से 1265 के मध्य। नेक्स्ट गयासुद्दीन बलबन का रहा है 1266 से 1287, जो आपको पूछा गया है। अंतिम जो गुलाम वंश का था वो था मोहिजुद्दीन कैकाबाद अंतिम शासक 1287 से 1290 के मध्य। अब दिल्ली सल्तनत के 5 वंश में गुलाम वंश 1206 से 1290, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई थी 1290 से 1320। याद रखना खिलजी वंश है 1290 से 1320। इसमें प्रथम शासक हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 से 1296 तक रहे हैं फिरोज खिलजी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हैं 1296 से 1316 तक। फिर यहाँ पर शिहाबुद्दीन उमर रहे हैं 1316 में, और कुतुबुद्दीन मुबारक
ये खिलजी डायनेस्टी के लास्ट शासक हैं। 1316 से 1320 के मध्य मुबारक हैं। पहले थे फिरोज खिलजी 1290 से 1296। तो ये हो गया आपकी खिलजी डायनेस्टी 90 से 1320 तक। उसके बाद तुगलक है 1320 से लेकर 1414। तो तुगलक में ग्यासुद्दीन तुगलक का नाम आता है संस्थापक में, जो कि 1325 तक रहे हैं, 1321 से 25 तक है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक है 25 से 51। फिर फिरोज शाह तुगलक है 51 से 88। उसके बाद मोहम्मद खान 88 में थे। और नेक्स्ट यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकेंड, ये 1388 में थे। ये भी अबू बकर थे, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह थे, हुमायूं थे, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे, लास्ट में नसरुद्दीन महमूद थे। नेक्स्ट यहाँ पर शेर डायनेस्टी है, ये 1414 से लेकर 51 तक रही है। और शेद वंश में पहला शासक आपको पूछ लें, संस्थापक खिजर खां थे 1414 से लेकर 1421 तक। उसके बाद मुबारक शाह 21 से 34, फिर मोहम्मद शाह 34 से 43, और उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह लास्ट में थे 1443 से 1451। लास्ट वंश है आपकी दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश है। यहाँ से भी वेरियस एग्जाम में सवाल आए हैं इन तीनों से। लोधी वंश का एक तो शासनकाल 1451 से 1526 तक। कब? 1451 से 1526 तक। बहलोल लोधी थे 1451 से 1489। 89 से 1517 तक थे सिकंदर लोधी। इब्राहिम लोधी थे दोस्तों 1517 से 1526 तक। ये हो गई दिल्ली डायनेस्टी। नेक्स्ट वाले सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की पुनरावलोकन करने की शक्ति है। इनकी चर्चा भारत के संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है? तो जो आदेश के पुनर्विलोकन करने की शक्ति है आर्टिकल 137 में आपको मिल जाएगी, जो कि है सुप्रीम कोर्ट के पास में। अब आप देखेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की अलग अलग आर्टिकल हैं, जिसमें आर्टिकल 13 भी हैं, 32 और 226 आपने रिट वाले देखे ही होंगे। यदि आपके फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार के तहत आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो। और हाई कोर्ट में रिट लगानी है तो आर्टिकल 226 है, वेरियस एग्जाम में आ चुका है। आर्टिकल 13 भी संबंध रखता है न्यायिक पुनरावलोकन से, 226 भी रखता है। तो आर्टिकल 13 में बात करें, क्योंकि यहाँ पर आपको 137 का पूछा, तो इनको थोड़ा एक बार देख लो। आर्टिकल 13 का क्लोज 2 कहता है कि संघ या राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, राज्य और संघ, जो किसी भी प्रदत्त अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स को हनन करता है, छीनता है। ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता है राज्य या फिर केंद्र हो गया। आर्टिकल 13 2 में वर्णित है। आर्टिकल 136 है, अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाजत है। आर्टिकल 142 है, ये सुप्रीम कोर्ट की डिक्री है, जो आदेश होता है उनका परिवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश है। बाकी आर्टिकल 32 और 226 हो चुके हैं, इनसे रिगार्डिंग आगे सवाल भी आएगा। सूर्य कुमार यादव को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए साइन किया है। तो पूछ ले, किस बैंक ने 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए सूर्य कुमार यादव को साइन किया है? तो वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। और ये आपको पूछा, सूर्य कुमार यादव है, सभी को पता है, क्रिकेट से संबंधित है। कौन सा भारतीय शहर पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो ये है दोस्तों हैदराबाद। कौन सा भारतीय शहर है? हैदराबाद है। और ये हो भी चुका है मार्च में। और यहाँ पर DS पेंस के रहने वाले जीन एरिक वर्गेन ने 2023 ग्रीन को हैदराबाद ई प्रिक्स जीता है। तो ये जो फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस हुई है हैदराबाद में, इसको विन किया है जीन एरिक वर्गेन ने। नेक्स्ट वाले यहाँ पर जातीय एवं आर्थिक जनगणना 2023 किस राज्य में शुरू की गई है? कास्ट एंड इकोनॉमिक सेंसस 2023 है, बिहार में शुरू की गई है। 21 जनवरी को इसका पहला चरण है वो समाप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द को कला नीतांक की सतह के रूप में परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर ये साइंस का सवाल, परावर्तन, शिखर, अपवर्तन, तरंगाग्र। जो वेव फ्रंट की डेफिनेशन जिनको पता है, इजीली इस सवाल का आंसर वो टिक करता, वेव फ्रंट, तरंगाग्र। तो कला नियतांक की बात आती है वो वेव फ्रंट में आती है। अब तरंगाग्र होता क्या है? तो तरंगाग्र का मतलब है माध्यम का एक ऐसा पथ, एक ऐसा बिंदु पथ जिस पर माध्यम के कण समान कला में कंपन करते हैं। अब कांस्टेंट कला की बात जो सवाल में हुई है, कला नियतांक रहेगी, समान कला यदि रहती है उस माध्यम में, तो वो पथ कहलाता है तरंगाग्र। तो कोई भी क्षण विशेष पर किसी माध्यम की वह सतह, वह सरफेस जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, उस सरफेस पे यदि कण समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो वो जो सतह है, वो पूरा बिंदु पथ है, वो तरंगाग्र कहलाते हैं। ये गोलाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, समतल हो सकती है। और जो प्रकाश संचरण की दिशा है ना, वो तरंगाग्र के लंबवत होती हैं। जो सतह रहती है ना, उसके लंबवत होती है प्रकाश संचरण की दिशा तरंगाग्र की।
दोहा और सोरठा किस राज्य के लोकगीत के प्रकार हैं? ये पारंपरिक रूप से सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है। अब सभी को पता है सौराष्ट्र क्षेत्र आता है गुजरात में, तो आप कहेंगे दोहा और सोरठा है ये गुजरात के लोकगीत के प्रकार है। दोहा सोरठा सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात से संबंध रखते हैं। जैन समुदाय का पवित्र स्थान समेध शिखर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। समेध शिखर की बात हो रही है, जैन समुदाय का पवित्र स्थान है ये झारखंड में। इसे पार्श्वनाथ माउंटेन कहा जाता है। आपको पूछ ले समेध शिखर है या फिर पार्श्वनाथ माउंटेन का अन्य नाम क्या है? समेध शिखर है कहाँ पर? ये दोस्तों झारखंड में है। छोटा नागपुर पठार का ही ये श्रेणी, जो मात्र श्रेणी है वो छोटा नागपुर पठार है। और झारखंड का आपको पूछ ले सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, तो वो समेध शिखर ही है। सबसे ऊंचा पहाड़ है 1350 मीटर की हाइट का ये समेध शिखर है। झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ झारखंड में है। यहाँ पर जो 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं उनमें से 20 जैन तीर्थंकर ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया है। तो कितना एक तरीके से महत्वपूर्ण स्थल है समेध शिखर झारखंड। KFON का उद्देश्य एक कोर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है जो 20 लाख आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार को फ्री इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेगा। KFON इसका फुल फॉर्म क्या है? KFON यानी केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है। ये केरल इस प्रकार अपनी स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला एकमात्र या फिर भारत का पहला राज्य बना है जिस जो सुविधा है इंटरनेट सर्विस, इसका नाम है KFON, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है, जो कि 20 लाख आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार को फ्री इंटरनेट भी ये प्रदान करेगा। जनवरी 2023 में उत्तराखंड के किस सिटी में आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? इजी सवाल करंट अफेयर्स का है। उत्तराखंड के जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र, डिजास्टर प्रोन एरिया है, वो घोषित किया गया है। अब जोशीमठ है ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित नगर है। इसे ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है। आपको पता होगा इसकी स्थापना है वो आदि गुरु शंकराचार्य को यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने ये प्रथम मठ की स्थापना की है 8वीं सदी में धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य के द्वारा। और ये दोस्तों क्षेत्र है प्रभावित हुआ है 7 फरवरी 2021 को, जो उत्तराखंड में बाढ़ आ गई थी बुरी तरह प्रभावित हो गया है और दरारें आ गई यहाँ पे घरों पे। तो जोशीमठ हो जाएगा आपदा संभावित क्षेत्र है। जनवरी 2023 में उत्तराखंड के शहर जोशीमठ को घोषित किया है। तकनीकी स्नातकों को अधिक, जो तकनीकी रूप से टेक्नोलॉजी में जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है उनको रोजगार योग्य बनाने के उद्देश्य से 20 अगस्त 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में क्या किया? राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। नेक्स्ट सवाल नंबर 87, अगस्त 2022 तक के अनुसार निम्नलिखित गाड़ियों में से कौन सी 6 इंजन और 295 डिब्बों वाली भारत की सबसे लंबी और भारी मालगाड़ी है? तो ये आप देखेंगे, आपको पूछ ले कभी भी कि भारत की सबसे लंबी जो लगेज ट्रेन है ना, मालगाड़ी है, वो कौन सी है? तो सबसे लंबी है जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। कितनी लंबी हो सकती है आप अंदाजा लगा सकते हो। उसका नाम है वासुकी, सुपर वासुकी नाम है। इस सुपर वासुकी में 6 इंजन प्लस 295 डब्बे हैं। तो कितने हो गए आप कहेंगे? 301 बोगीज यहाँ पर टोटल इंजन सहित हो गई। 6 इंजन है, जो बाकी पैसेंजर ट्रेन होती है उसमें एक इंजन रहता है, और यहाँ पर ये इतनी बड़ी है कि इसमें 6 इंजन और 295 बोगीज डिब्बे मिलेंगे। और भारत की सबसे लंबी और भारी मालगाड़ी है, नाम है सुपर वासुकी। ये सुपर वासुकी 22 जनवरी 2021 को भारतीय रेलवे के SCCR यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के रायपुर मंडल द्वारा चलाई गई है, भिलाई कैबिन से कोरबा स्टेशन तक। भिलाई कैबिन से कोरबा के मध्य सुपर वासुकी सबसे लंबी। जनवरी 2023 में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया? आपको पता होगा इससे पहले आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था 2018 में, और जनवरी 2023 में नई दिल्ली में आकांक्षी प्रखंड यानी ब्लॉक है, जिले से नीचे जो रहता है वो ब्लॉक है। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम है, ये नई दिल्ली में जनवरी 2023 में शुरू किया गया। इससे पहले इसकी घोषणा की गई थी 2022-23 के बजट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की। इसका उद्देश्य क्या है? जो ऐसे ब्लॉक जो पिछड़े हैं तो उनको सुधार करना। ये किस तरह पर किया गया है? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, जो जनवरी 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था,
उसमें 112 सबसे कम विकसित जिलों को जल्दी और प्रभावी रूप से बदलना उसका लक्ष्य था। इसी प्रकार यहाँ पर 500 ब्लॉक ऐसे सिलेक्ट हुए हैं जिनकी पहचान की जाएगी कि वो पिछड़ा हुआ है, और जहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रैंकिंग के आधार पर 500 ब्लॉकों की पहचान करके उसमें सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग, ये वेस्ट बंगाल के स्थल हैं। जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग हैं। यहाँ पर कौन सा लोकप्रिय लोकगीत है जिसे भैंस पालक हल चलाते समय गाते हैं? अब देखिए, भैंस पालक का भवैया लोकगीत है, यहाँ का एक प्रचलित लोकगीत है भैंस पालक। ध्यान रखना, भैंस पालक भवैया लोकगीत गाते हैं। ये इस टाइप से जब सवाल आ जाते हैं तो स्टूडेंट को हटकर सवाल आ गए तो स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। तो ऐसे ही सवाल हैं यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पर देखने को मिलते हैं। अब भवैया बंगाल और बिहार के निकटवर्ती क्षेत्र में गाया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर एक भटियाली लोकगीत भी रहता है जो बंगाल के किसान और मल्लाहों का गीत है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर मैंने कहा दिल्ली सल्तनत का, इसी सेट में एक और सवाल एक तरीके से इनडायरेक्टली आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत में यदि आपको शासकों का शासनकाल पता था तो इजीली इसका आंसर कर सकते थे। अब यहाँ पर जो सवाल है 1299 से 1300 और 1302 से 1303 में दिल्ली पर 2 बार आक्रमण किसने किया था? मंगोलों ने किया था। तो मंगोलों ने जो दिल्ली पर 2 बार आक्रमण किया था ना, उस समय किसने स्थायी सेना तैयार की थी उनकी रक्षात्मक उपाय के लिए? तो 1299 से 1303 ये शासनकाल रहा था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो 1296 से लेकर 1316 तक रहा था, और इसी दरमियान पहली बार 1299 में आक्रमण किया गया है मंगोलों के द्वारा, फिर सेकंड बार 1302 और 1303 में आक्रमण किया गया है मंगोलों के द्वारा दिल्ली पर। उस समय अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? खिलजी थे दिल्ली के, एक तरीके से उन्होंने रक्षात्मक उपाय के लिए एक सेना तैयार की थी और सैनिकों के लिए श्री नामक स्थान, एक नए गैरिसन शहर का भी निर्माण किया था सैनिकों के लिए। नेक्स्ट सवाल है अज्ञात तत्व, साइंस का सवाल है, काफ़ी कम सवाल है, प्रत्येक सेट में लगभग 2-3 सवाल मिलेंगे आपको साइंस के। अज्ञात तत्व है अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक 117 है। आवर्त की किस ग्रुप का ये एलिमेंट है? 117 वाला दोस्तों TS है। इस एलिमेंट का नाम है TS, जो इसका सिंबल है टेनिसिन, ये 17वां ग्रुप है ना, उसका एलिमेंट है। इस प्रकार आप देखेंगे 118वां, 15वां, 16, ये भी जान लो, इंपॉर्टेंट है। अब 117 के बाद 118वां, अब ये 17वें ग्रुप का है, 17वें के जस्ट बाद ये आएगा आवर्त में 117, फिर 118, तो ये 18वें आवर्त ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा, 118वां है, जिसका नाम है ऑर्गेनसन। ऑर्गेनसन 18वें ग्रुप का तत्व है। TS है 17वां ग्रुप, हेलोजन ग्रुप का है। इससे पहले आपका आ गया 16वां ग्रुप है जिसका एलिमेंट है एक LV है, 116वां, तो 116वां। अब ये नाम से स्पष्ट है, 117वां है तो 17वें ग्रुप का, ठीक है, 118वां है तो 18वें ग्रुप का। 116वां आपको पूछ ले, इसका नाम याद रखो, LV है, लीवर मोडियम है, ये 16वें ग्रुप का। 15वां पूछ ले, 115वां नाम है इसका मोस्कोवियम MC, शॉर्ट फॉर्म है, 15वें ग्रुप का ये एलिमेंट है। नेक्स्ट सवाल है कौन सा राज्य भारत का पहला संशोधित जैव गांव वाला पहला राज्य बना है? त्रिपुरा राज्य ऐसा राज्य बना है जो कि मॉडिफाइड बायोविलेज वाला पहला राज्य, मॉडिफाइड संशोधित जैव गांव यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा है संशोधित जैव गांव वाला प्रथम राज्य। जनवरी 2022 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस वर्ष तक राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है हिमाचल प्रदेश के CM के द्वारा। किस वर्ष तक? 2025 तक। ये जनवरी 2023 में टारगेट रखा कि 2025 तक हिमाचल प्रदेश पहला हरित राज्य बन जाएगा। कब तक? 2025 तक हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन सा लोक नृत्य जिसमें महिला नर्तकियां अपने हाथों से ताली बजाने के बजाय छोटी छोटी रंग बिरंगी लकड़ी की छड़ियों का उपयोग करती हैं, जो कुम्मी के समान है? ये दोस्तों डांस है तमिलनाडु का। इस डांस का नाम है कोलाटम। अब ये सभी तमिलनाडु के ही डांस हैं। तमिलनाडु के प्रमुख नृत्य में भरतनाट्यम आपको पता है, कजाई कोतु है, माइल आटम। जो आपको सवाल पूछा गया है वो है कोलाटम का। कोलाटम में क्या होता है, महिला जो डांसर है ना अपने हाथों से डायरेक्टली ऐसे ताली नहीं बजाएगी, उसके बजाय वो छोटी छोटी लकड़ी से छड़ियों की सहायता से ताली बजाएगी, जैसे कुम्मी के समान रहती है वो लकड़ियाँ। तो ये कोलाटम है। क्या है? कोलाटम। ये आप सभी तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य देख पा रहे हो। भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है, कजाई कोथू, माइल आटम, आटम टम दिख रहा है ना तमिलनाडु में। इसके अलावा ओटन कथू, और जो ओटन कथू पंपू अट्टम, ये सरप नृत्य हैं, ठीक है, पूछले सरप से संबंधित नृत्य हैं। कौन सा? तमिलनाडु का, जिस प्रकार इस प्रकार वाले सवाल में पूछा है। और कृत्रिम घोड़ा नृत्य किसे कहा जाता है? पोइकल कोथराई अट्टम है। बम्बर नृत्य हैं, करगटम, कवाड़ी आटम, देवराटम, कोलाटम,
बाघ नृत्य कौन सा, पुलियट्टम है। छठम नृत्य कुथु, ये सभी तमिलनाडु के। 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उस समय पूछा है, एक देखिए इनडायरेक्टली रूप से आपको पूछ लिया है कि 1915 में ये मेंशन कर दिया कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और नस्लवादी प्रतिबंधों के खिलाफ अहिंसक मार्च में भारतीयों का नेतृत्व किया। उस समय उनकी आयु क्या थी? एक तरीके से 1915 के वक्त गांधी जी की आयु आप कैसे निकाल पाएंगे? यदि आपको गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ पता है, गांधी जी का डेट ऑफ ईयर पता है, उस केस में इजीली सवाल का आंसर। अब गांधी जी का डेट ऑफ ईयर यानी जो जन्म हुआ है वो 1869 में हुआ है। इसके साथ यदि आप 46 वर्ष ऐड करेंगे तो ये 1915 हो जाएगा। तो 46 वर्ष लगे उस समय उनकी आयु थी। और गांधी जी का जो निधन हुआ है वो 30 जनवरी 1948 को हुआ है। अब यहाँ पर जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे वो 9 जनवरी को आए थे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे हैं। इंपोर्टेंट डेट और ईयर है, याद रख लो। 1915 में 9 जनवरी को आए, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 9 जनवरी को। और बाकी ये एक फैक्ट है, चंपारण सत्याग्रह है, ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह है जो कि किसान वहाँ पर नील की खेती के विरोध में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, याद रख लेना। नेक्स्ट वाला है आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों का राजकोषीय घाटा 2020-21 में कितने फीसदी से 2022-23 में 3.4% अनुमानित है? तो ये 4.1% से 2022-23 में 3.4%। तो ये करंट अफेयर्स का है। भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा, ये है टेनिस की खिलाड़ी हैं। इन्होंने जनवरी 2023 में संन्यास की घोषणा की। तो टेनिस खिलाड़ी, ये सवाल। किसी माध्यम से संचित होने वाली समतल तरंग है उनके लिए ये वेव फ्रंट का फिर पूछ लिया, जिसमें वेव फ्रंट में तरंगाग्र में क्या होता है, स्थिर कला होती है एक ही समतल में ऐसा बिंदु पर जिनके सभी के कंपन है वो समान कला में होते हैं, तो वो तरंगाग्र कहलाती हैं पूरा समतल बिंदु पर। तो यहाँ पर तरंगाग्र यानी किसी माध्यम से संचित होने वाली समतल तरंग के लिए तरंगाग्र के आकार को निर्धारित करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो तरंगाग्र के आकार है, तरंगाग्र 3 प्रकार का मैंने ऊपर बताया आपको, समतल होता है, गोलाकार होता है और बेलनाकार होता है। तो ये जो तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है, तो समतल तरंग के लिए इस तरंगाग्र के आकार कैसा होगा इसको निर्धारित करने के लिए हाइगेंस का सिद्धांत है वो काम में लिया जाता है। हाइगेंस सिद्धांत याद रखिएगा, इसमें और विकल्प आप देखेंगे उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा यहाँ पर। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है जो प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है प्रकाश स्रोत से निकट कर। इसका एक सेकेंडरी तरंग सिद्धांत भी रहता है, उस पर ये मेंशन आपको मिल जाएगा तरंगाग्र का। तो प्रकाश स्रोत से निकलकर ये तरंगे जो प्रकाश तरंगे हैं प्रकाश स्रोत से निकलती हैं, सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से ये गमन करती हैं प्रकाश तरंगे, क्योंकि प्रकाश तरंगों के चंचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत ये कहता है। बाकी सवाल में आप श्रोडिंगर समीकरण भी देखेंगे, तो एक सवाल पूछे हुआ है प्रीवियस एग्जाम में कि श्रोडिंगर समीकरण है, सवाल था कि श्रोडिंगर समीकरण डैश डैश समीकरण है। तो एक रेखीय आंशिक अंतर समीकरण है, श्रोडिंगर समीकरण है ना, एक रेखीय आंशिक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, ठीक है, रेखीय आंशिक अवकल समीकरण है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स से बिलोंग करता है। और नेक्स्ट वाले यहाँ पर देख लेते हैं। मुस्लिम जमींदार और नवाबों के एक समूह ने 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कहाँ पर किया है? ढाका बांग्लादेश में किया है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब किया है? 1906 में किया, 30 दिसंबर 1906 में। ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है इसका गठन या फिर फाउंडर कौन थे? नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान तृतीय, इन तीनों का नाम प्रमुख रूप से आता है। 1906 याद रखिएगा, मुस्लिम लीग का गठन ढाका बांग्लादेश में। इस शिफ्ट का अंतिम सवाल जानो, निम्नलिखित में से कौन सी रिट ऐसी है जो कि न्यायिक आदेश न्यायालय द्वारा उन अधिकारियों को जारी किया जाता है? किस रेट के तहत? न्यायिक आदेश न्यायालय द्वारा उन अधिकारी, जो कोर्ट उन अधिकारियों को न्यायिक आदेश जारी करेंगे जो या तो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं, ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया या फिर करने से इनकार कर दिया, उस हेतु जो कोर्ट आदेश जारी करता है वो परमादेश कहलाता है। क्या कहलाता है? मैंडेमस परमादेश कहलाता है। तो यहाँ पर जो रिट 5 प्रकार की होती है, इन 5 प्रकार की रिट आप दायर कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत। ये 5 रिट है कौन सी जो विशेष रूप से अपने मौलिक अधिकारों को संरक्षण करती है? तो 5 रिट में हेबियस कॉर्पस आती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आती है। कोई भी व्यक्ति हैं यदि पुलिस उनको अरेस्ट कर देती है और जेल में डाल जाती है, तो ये और पुलिस क्या करती है 24 घंटे के भीतर कोर्ट में उन्हें पेश नहीं करती है, तो आप हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाकर दायर कर सकते हो। ये एक रिट पावर देता है आर्टिकल 32 और 226 है। 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा यदि आपको अरेस्ट किया जाता है।
हेबियस कॉर्पस हो गया। अधिकार पृच्छा क्या है? क्वी वेरेंटो। तो क्यू वेरेंटो जब न्यायालय को लगता है, अधिकार पृच्छा मतलब न्यायालय को लगता है, ये भी कोर्ट से, कि न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिनका वो हकदार नहीं है, ऐसी योग्यता नहीं रखता, फिर भी ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है, उस केस में न्यायालय है वो अधिकार पृच्छा जारी करेगा और उस व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देगा कि ये कार्य आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है, आप ऐसे पद पर नियुक्त हैं, वो इलीगल रूप से हुए हो। अब प्रोहिबिशन निषेधाज्ञा है, स्टे ऑर्डर लाया जाता है किसी भी कार्य को रोकने के लिए, वो निषेधाज्ञा। नेक्स्ट यहाँ पर परमादेश जो आपको बता दिया है, न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है कि वह उस कार्य को करें जो उनके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है, वो मना नहीं कर सकता अधिकारी। एक दोस्तों रिट उत्प्रेषण भी रहती है, जो कि सेरिटोरियरी उत्प्रेषण, उत्प्रेषण काफ़ी बार पूछा जाता है। ये रिट तब जारी की जाती है उत्प्रेषण जब हाईकोर्ट को लगता है कि निचली अदालत है जो हाईकोर्ट के अंडर में जिला, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेशन कोर्ट काम करते हैं, तो निचली अदालत या फिर ट्रिब्यूनल ने निर्णय या आदेश पारित किया जो उनकी शक्ति से परा है, ऐसी निचली अदालत है, सेशन कोर्ट वगैरह, कोई निर्णय पारित कर दे जो उनको शक्ति पावर नहीं देता ऐसे निर्णय पारित करने का, उस केस में निर्णय में यदि कोई त्रुटि वगैरह हो जाती है तो डायरेक्टली उत्प्रेषण है वो हाईकोर्ट है, ऊपरी न्यायालय है वो निचली अदालत को ये पारित करता है। तो ये आपने देखे 23 फरवरी के प्रथम शिफ्ट के जीके के सवाल जो 25 सवाल थे। नेक्स्ट यहाँ पर 23 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए और उसके बाद थर्ड शिफ्ट के पूछे गए सवाल कंटिन्यू कर रहे हैं। सवाल देखो, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में लगभग कितनी लड़कियों का दाखिला हुआ है, कितनी लड़कियों ने नामांकन एनरोलमेंट किया है, बात हो रही है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी डाटा 2021-22 में। प्राइमरी प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में लगभग आप 2021-22 में 12.29 करोड़ से अधिक छात्राओं ने प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक का नामांकन कराया था। तो ये डाटा है 2021-22 का। तो शिक्षा मंत्रालय ने ये 2021-22 के डाटा में और क्या जारी किया है, तो और इन्होंने 2021-22 में, ये तो गर्ल्स का था डाटा 12.29 करोड़, टोटल वैसे डाटा प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक स्कूलों में कुल 25.57 करोड़ छात्रों का नामांकन हुआ है। कितने छात्र हैं? छात्र 25.57 करोड़। और गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स है इसमें 12.29 करोड़ है। तो छात्र हैं, बाकी जो बॉयज हैं वो दोगुने हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान स्कूली शिक्षा में 95.0 लाख शिक्षक संलग्न, जिसमें से 51% से अधिक संख्या है वो शिक्षिकाएं हैं। जो टोटल टीचर है उसमें 51% से अधिक शिक्षिकाएं हैं और 95.7 लाख शिक्षक संलग्न है 2021-22 में। स्कूली शिक्षा में इतने शिक्षक है, आप देख सकते हो 1 करोड़ के आसपास। और ये डाटा है जो टोटल स्टूडेंट हैं उनका। और बाकी आप उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में सबसे अधिक छात्रों का एनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल में है ना। इस सवाल पूछा हुआ है कि किस राज्य में गवर्नमेंट स्कूल में सबसे अधिक छात्रों का नामांकन और शिक्षकों की भर्ती है, वो उत्तर प्रदेश में है। वर्ष 2021-22 में लगभग 77% स्कूलों में खेल मैदान की सुविधा थी और 2018-19 के बाद ये 3.4% इसमें वृद्धि हुई है। फिट इंडिया स्कूल के तहत 33% या फिर 4.98 लाख स्कूलों को प्रमाणित किया गया है। फिट इंडिया स्कूल के तहत 33% स्कूल है वो सर्टिफिकेट मिला है फिट इंडिया स्कूल के तहत। वर्ष 2021-22 में भारत के लगभग 27.7% स्कूलों में किचन गार्डन है। और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में वर्ष 2020-21 के 53.8% GER में सुधार दर्ज करके यहाँ पर 21-22 में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 57.6% हो गया है। नामांकन का अनुपात 2021-22 में 57.6%। नेक्स्ट वाला है, जनवरी 2023 तक की जानकारी के अनुसार रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, जो प्रत्यक्ष फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा है वो 74% है। कितनी है? 74% है रक्षा क्षेत्र में। ये प्रीवियस और एग्जाम में आ चुका है। रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रक्षा क्षेत्र में और स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक सीमा है। पंडित चतुरलाल जो कि पंडित रविशंकर के साथ भ्रमण किया, किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो चतुरलाल है तबला वादक। अब तबला वादक आप देखेंगे ना, ये सभी अल्लाह रखा खान तबला वादक है, जाकिर हुसैन तबला वादक, चतुरलाल, शामता प्रसाद मिश्र जिन्हें गुद्दई महाराज कहते हैं, कंठे महाराज, अनोखे लाल मिश्र, किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, चतुरलाल, सभी तबला वादक है दोस्तों। गुद्दई महाराज हो गए, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब सरोद वादक हैं, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। सरोद वादक में उस्ताद अमजद अली खान का नाम आता है। सरोद में उस्ताद अमजद अली, उस्ताद अलाउद्दीन खान भी सरोद वादक है। अयान अली, अमान अली, अली अकबर खान सभी सरोद वादक है दोस्तों। उस्ताद अमजद अली भी सरोद वादक। सितार वादक पंडित रविशंकर, सितार रविशंकर, सितार निखिल बनर्जी, विलायत खान, सभी को पता होगा, बार बार यहाँ से इस वाले पंडित रविशंकर इस लाइन से आते हैं। शहनाई वादक में बिस्मिल्लाह खान, एस बलेस, अनंतलाल, अली अहमद, हुसैन खान का नाम प्रमुख रूप से जाना जाता है।
नेक्स्ट वाले यहाँ पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक का है वर्ष 2022 में। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल में ही एक सवाल बन जाता है, आपको पूछ लें जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो कौन जारी करता है, तो ये जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी OPHI, एक तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है और UNDP इन्वॉल्व है, जो जारी करती है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अब इस इंडेक्स में भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा क्या है, भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा कितने गरीब हैं, तो 28.8 करोड़ यानी 228.9 मिलियन। आप देखेंगे 228.9 मिलियन जो भारत में नंबर्स के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब है वो इंडिया में यहाँ पर 28.8 करोड़ गरीब भारत में है। इसके बाद नाइजीरिया में है 9.6 करोड़ लोग। तो ये डाटा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो कि UNDP और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि भारत में सबसे अधिक नंबर्स के अकॉर्डिंग गरीब है 228.9 मिलियन। 2022 में जारी ये जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है 2000 इस इंडेक्स में भारत की रैंक है वो 66वीं है आउट ऑफ 109 देशों में से। बहुआयामी गरीबी सूचकांक उन अभावों को दर्शाता है जिनका सामना एक गरीब व्यक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, तो 3 ये प्रमुख आधार है जिनके बेस पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो डिफाइन किया जा रहा है। इसके अंदर एजुकेशन आ रहा है, हेल्थ आ रही है और जीवन स्तर आपका आ रहा है। भारत में 2005-06 से 2019 से 21 के मध्य 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। कितने करोड़? 41 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं 2005 से 21 के मध्य। अब MPI की पहली बार 2010 में ये इंडेक्स जारी किया गया था, गरीबी सूचकांक, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2010 में पहली बार रिपोर्ट जारी हुई थी। जारी करता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और UNDP। नेक्स्ट सवाल है, जनवरी 2023 तक की जानकारी के अनुसार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से कितने राज्यसभा सदस्य हैं, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से 13 सदस्य। आपको पता है राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इन 250 में से 238 हैं ये राज्य प्लस संघ राज्य क्षेत्र से UT से आते हैं, और इसके अलावा प्लस 12 सदस्य हैं ना वो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ जो 250 सदस्य रहते हैं अधिकतम हो सकते हैं, उनमें से वर्तमान का सीन ये है पार्टी वाइज आप देखते हो, जैसे 13 तो आ गए तृणमूल, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में 13। आम आदमी पार्टी में कितने राज्यसभा सदस्य हैं, तो 10 हैं। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रा कजागम में AIADMK में 4 हैं। बहुजन समाज पार्टी में 1 है। तो प्रमुख जो पार्टियां उनकी बात करूंगा, और भी हैं वैसे पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी में 93 हैं वर्तमान केस में राज्यसभा सदस्य। बीजू जनता दल में 9 हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI में 2 हैं, और CPI मार्क्सिस्ट में 5 हैं। DMK में 10 हैं, और कांग्रेस में कितने हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस में 31 है। आपने देखा BJP में 93, कांग्रेस में 31 है, ठीक है। यानी आप यदि 31 का 3 गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा BJP में नंबर्स ऑफ राज्यसभा सदस्य कितने हैं। अब का यहाँ पर INC के बाद जनता दल JDU यूनाइटेड में है 5, नेशनल पीपुल्स पार्टी में 1 है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में 4 हैं, समाजवादी पार्टी में 3, शिवसेना में भी 3 है राज्यसभा सदस्य, TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति में 7 है दोस्तों, और YSRCP में 9 है। तो ये प्रमुख पार्टी जिनके राज्यसभा सदस्य हो गए। द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल किस वर्ष में पारित किया गया था, 2021 में। NBFID मतलब जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल है, ये है NBFID। पहले आपको बता दूं एग्जिम बैंक, नाबार्ड, NHB, सिडबी है, ये थे, और अब ऐड हो गया है 5वां, वो NBFID बन चुका है FII। नेक्स्ट वाला है आर्टिकल 19(2) है, वो किस मौलिक अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। अब आर्टिकल 19(1) में आपने अलग अलग क्लोज देखे, A, B, C, जो A में आपको मिल जाती हैं बोलने वगैरह की आज़ादी, इसी प्रकार B में आपने ये सभी 19 वाले तो देख लिए हैं, क्लोज 1 के मैंने बताए थे। यहाँ पर आर्टिकल 19 का भाग 2 पूछ लिया है। आर्टिकल 19(2) में दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वाक स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है, ये प्रतिबंध लगाता है एक तरीके से, कौन से मौलिक अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। तो इसके आधार पर आर्टिकल 19(2) कहता है कि राज्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखता है।
किन मामलों में ये अधिकार रखता है, इसमें भी युक्ति युक्त निर्बंधन है, यानी कंडीशन है कि भारत की सुरक्षा व संप्रभुता का जहाँ पर सवाल आएगा, जहाँ पर मानहानि का सवाल आएगा, उस केस में भी आप ऐसे नहीं, मानहानि हो रही है, आप कोई कुछ भी बोल रहे हो, अभिव्यक्त कर रहे हो, अपनी आर्टिकल 19 के तहत बोलने की आज़ादी रख रहे हो, तो वो भी लागू नहीं होगी। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के केस में आप नहीं बोल सकते हो। सार्वजनिक व्यवस्था के केस में शिष्टाचार या सदाचार है, न्यायालय की अवमानना है, ये युक्त निर्बंधन आप इसके तहत राज्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखता है, आर्टिकल 19(2) कहता है। बाकी आपने आर्टिकल 19(1) देख लिया है। आर्टिकल 19(1) में ए कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी कहता है शांतिपूर्वक हथियारों के बिना सभा की आज़ादी है, वो सभा आप बी है, सी में संघ बनाने की है, डी में डॉन रहिएगा, आने जाने की आज़ादी है, ई में बसने की आज़ादी है, जी में व्यापार कीजिएगा। बार बार मैं बता चुका हूँ तो आप रट लिए होंगे, और ईजी है, बार बार बताने पर इजीली याद हो जाते हैं। एन.जी. मजूमदार ने सर्वप्रथम किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की खुदाई की थी? तो एन.जी. मजूमदार ने सबसे पहले 1931 में खुदाई की थी, वो चनूदड़ो की थी। चनूदड़ो है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, तो चनूदड़ो की खुदाई है 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। हड़प्पा सभ्यता है, ये भी पंजाब पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है। इसकी जो खुदाई की गई है वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई है, हड़प्पा की। मोहनजोदड़ो भी पंजाब लरकाना जिला सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा है रावी नदी, ठीक है, ध्यान रखना, रावी और सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु पर है, हड़प्पा रावी पर है। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की है। इससे पहले हड़प्पा की 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई की गई है। चनूदड़ो की खुदाई की गई है दोस्तों यहाँ पर मजूमदार के द्वारा 1931 में। नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 9.97 दोस्तों, 9.97 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। अब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं। वैसे सोलर सिस्टम का वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अलग से कवर किया गया है 1 घंटे प्लस का, वो देख लेंगे तो इस प्रकार का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। पृथ्वी संबंधित आप फैक्ट देखेंगे, पृथ्वी के आकार है, आकृति वो जियोड यानी लघुवक्ष गोलाभ होता है। पृथ्वी की रेडियस है, प्रीवियस पूछा हुआ सवाल है, पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर रहती है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी में 2 व्यास, ध्रुवीय व्यास है 12,714, भूमध्य रेखीय व्यास है ये ज़्यादा है 12,756 किलोमीटर। इस प्रकार ध्रुवीय परिधि हो जाएगी 40,008 किलोमीटर, भूमध्य रेखीय पृथ्वी की परिधि है 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान आपका हो चुका है। औसत घनत्व पृथ्वी का कितना है? तो जल के सापेक्ष औसत घनत्व है वो 5.52 है, ठीक है। अब जो शनि का घनत्व है ना, शनि ग्रह, उसका घनत्व सबसे कम होता है, इसलिए एक तरीके से जल से कम घनत्व होता है शनि के, तो वो जल पर भी तैरता हुआ आपको लगेगा। तो शनि ग्रह हो गया सबसे कम घनत्व, हल्का ग्रह। अब आयतन की बात करें, अब आयतन किसका? पृथ्वी का। ये 10.83 × 10⁻11 घन किलोमीटर आयतन है। पृथ्वी की अनुमानित आयु है 4.6 बिलियन वर्ष है। अब पृथ्वी का परिभ्रमण समय है, यानी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी समय लेती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड एग्जैक्ट समय। समुद्र तल से, पृथ्वी की समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई है वो मरीना ट्रेंच है, 11,033 मीटर है सर्वाधिक गहराई। कितनी है? 11 × 3 करो, बीच में 0 याद हो जाएगा, इस प्रकार आपको मैं बताऊंगा बीच बीच में। तो सर्वाधिक गहराई मरीना ट्रेंच की है कितनी? 11,033 मीटर है। और ऊंचाई तो माउंट एवरेस्ट के 8,848 मीटर है ही है। अब चंद्रमा संबंधित फैक्ट बताऊं तो मैंने पृथ्वी का घनत्व 5 पॉइंट कुछ बताया, तो चंद्रमा का घनत्व कितना है? तो पानी के सापेक्ष चंद्रमा का घनत्व 3.34 है। चंद्रमा का व्यास कितना है? पृथ्वी का आपने देखा है 12,000 की तकरीबन, चंद्रमा का व्यास है 3,476 किलोमीटर। चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग कितना है, जो आप कभी देख ही नहीं पाते हो, वो है 41%। ऐसा क्यों भाई, आप क्यों नहीं देख पाते हो? क्योंकि चंद्रमा की जो परिक्रमण और परिभ्रमण अवधि है ना, वो दोनों ही समान है। चंद्रमा के अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी की चारों ओर घूमने की अवधि है वो 27 दिन 7 घंटे 43 सेकेंड समान है। इसलिए ये चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग 41% है। और चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है वो लिबिनीट पर्वत है, जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर है, 35,000 की फीट की हाइट पर है। अब चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी पूछ ले, मध्य दूरी है दोस्तों 3,84,365 किलोमीटर है, 384। अब एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, तो 384 365 है किलोमीटर चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी। सूर्य और पृथ्वी की पूछी जाती है, आगे मैं बताऊंगा। बाकी चंद्रमा का प्रकाश है 1.289 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है, ये ध्यान रख लो। चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण काल है 27 दिन 7 घंटे 43 सेकेंड है। और नेक्स्ट वाले यहाँ पर आपको पूछ लें, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के मध्य कितने गैप रहता है, टाइम है वो 29.5 दिन का रहता है। नेक्स्ट सवाल, बाकी आप सूर्य संबंधित फैक्ट देख लो। पृथ्वी से औसत दूरी, सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी है वो दोस्तों कहलाती है
एक खगोलीय इकाई कहलाती है। पृथ्वी से औसत दूरी है कितनी? 150 मिलियन किलोमीटर है, मतलब है 14.98 करोड़ किलोमीटर है। 150 मिलियन ये पूछा जाता है। सूर्य का व्यास कितना है? तो 1.3927 मिलियन किलोमीटर है, यानी 1,39,000, 1 लाख नहीं, 13,92,000 किलोमीटर। आयतन कितना है? पृथ्वी से 13 गुना है, 13 लाख गुना ज़्यादा है सूर्य का। कितना? 13 लाख गुना आयतन। केंद्रीय घनत्व है 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तल्य गुरुत्व है पृथ्वी से कितना ज़्यादा? 28 गुना ज़्यादा है। ये ध्यान रखो, पृथ्वी से गुरुत्व से सूर्य का गुरुत्व 28 गुना ज़्यादा है। अब ये सवाल पूछा हुआ है, सूर्य की सतह यानी फोटोस्फीयर है सूर्य की सतह, उसका तापमान कितना? अब सूर्य की सतह आप देखेंगे तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, लेकिन सूर्य के आप कोर में केंद्र में जाएंगे उस समय तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा है। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के सेंटर का तापमान है, और ऊपर सतह का है 6000। ऊर्जा का उत्सर्जन होता है सूर्य का 10⁻25 जूल पर सेकेंड, इतनी ऊर्जा। भूमध्य रेखा के सापेक्ष घूर्णन अवधि है सूर्य की 25.38 दिन है। ध्रुव के सापेक्ष घूर्णन अवधि है 33 दिन है। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, मतलब सूर्योदय होता है ना पूर्व साइड में, तो पूर्व से पश्चिम की ओर। पृथ्वी की जो डायरेक्शन है पश्चिम से पूर्व की ओर है। एक ब्रह्मांड वर्ष है सूर्य का दुग्ध मेखला के केंद्र की चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय, जो परिक्रमण काल होता है 25 करोड़ वर्ष। सूर्य पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सूर्य के प्रकाश का 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है उसका 2 अरबवां भाग है, ध्यान रखो। सूर्य की सतह पर जो काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं वो सौर कलंक है दोस्तों। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, ये पूछा हुआ सवाल है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम बनाता है, तो ये नाभिकीय संलयन क्रिया पर। और बाकी आपको बता दूं, जो ग्रह घूमते हैं, मैंने कहा सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, और पृथ्वी है, बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य की डायरेक्शन पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर। 2 ग्रह कौन से? शुक्र ग्रह है, एक अरुण ग्रह है, ये दोनों ही पूर्व से पश्चिम की ओर। किस वर्ष में सूर के शेरशाह ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था? दोस्तों 1539 में। हुमायूं के प्रमुख युद्ध देखेंगे तो वो है देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध है। तो यहाँ पर 1539 में युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध है। और इस युद्ध में आप चौसा का युद्ध देखेंगे 1539 में शेर खां ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया है। तो यही पूछा आपको, शेर खां शाह ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था 1539, चौसा का युद्ध है। 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ है, 39 में चौसा का हुआ है। अब ये हुमायूं के युद्ध देखेंगे तो इसकी ट्रिक है देवरा चोर बासर। देवरा चोर है यानी पहला देवरा का युद्ध हुआ था, उसके बाद चोर यानी चौसा का युद्ध हुआ है, बा यानी बिलग्राम का हुआ है, सर यानी फिर लास्ट में सरहिंद का 1555 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में। ये सभी हुमायूं के युद्ध आप देखेंगे। देवरा का युद्ध है हुमायूं और अफगान के मध्य हुआ है, जिसमें अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया है। इस युद्ध में भी हुमायूं की इसमें जीत हो गई थी। महमूद लोदी थे अफगान नेतृत्वकर्ता। हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य देवर हुमायूं और गोदी लोदी, देवर से लोदी याद रखो, महमूद लोदी। अब चौसा का युद्ध 1539 में शेर खां और हुमायूं के मध्य चौसा का युद्ध हुआ है। बिलग्राम का युद्ध है, बिलग्राम, अब बिलग्राम है, अब शेर बिल में कैसे घुसेगा भाई। तो शेर खां 1540 में बिलग्राम के युद्ध में पुनः हुमायूं को पराजित कर दिल्ली पर बैठ गया, दोबारा और कर दिया हुमायूं को। यहाँ पर सरहिंद का हुआ है, जिसमें सिकंदर शाह सूरी ने, सरहिंद है, सूरी ने पराजित, सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर हुमायूं ने दिल्ली पर अधिकार किया। हुमायूं की जीवनी है हुमायूं नामा, उसकी किस रचना की है उनकी बहन गुलबदन बेगम ने, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस हिंदू देवता की जीवन गाथा को दर्शाता है? मणिपुरी नृत्य है ना, कृष्ण भगवान की जीवन गाथा को दर्शाता है। मणिपुरी नृत्य राधा कृष्ण की मथुरा रास की भक्तिपूर्ण विषय से ओतप्रोत है। दिसंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? अब दिसंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार टोटल जितने भी भारत में जो 25 हाईकोर्ट हैं, 25 हाईकोर्ट में टोटल जजेज हैं वो 1108 है, दिसंबर 2022 तक के। अभी शायद ज़्यादा हो गए हैं, 1111 के आसपास ऐसा कुछ मिल रहा है, बाकी देख लो 1100 के आसपास डाटा है। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम या फिर वर्तमान जज कितने हैं? 34 जजेज हैं, जिसमें एक तो आपके चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश हैं CJI, और बाकी 33 अन्य जज है। इस प्रकार 34 जज है सुप्रीम कोर्ट में। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। लेटेस्ट जो 25वां हाई कोर्ट है वो अमरावती में है, आंध्र प्रदेश के। अली मोरे अंगना, जिसे रवि पवार ने संगीतबद्ध किया था, वो किस शास्त्रीय गायक ने गाया था? अली मोरे अंगना है, सुबह मुदगल के द्वारा गाया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर जनवरी 2023 के महीने में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थान की रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट है ना जो नैनीताल में, उसके आदेश पर रोक लगाई है। तो वो भूमि है हल्द्वानी की रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट। काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना, काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में है? अब यहाँ पर मैं सभी परमाणु ऊर्जा स्टेशन बता दूं। काकरापार है दोस्तों गुजरात में। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है, गुजरात में है, 1993 में स्थापित है। और सबसे ओल्ड आपको पूछ लें तो वो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में है। और सबसे लेटेस्ट पूछ लें तो लास्ट वाला कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर पूछ लें सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? कुडनकुलम तमिलनाडु वाला 2013 में स्थापित है, जो 2000 मेगावाट प्लस की यहाँ पर से कैपेसिटी है। तारापुर वाला 1400 मेगावाट की है। अब बाकी आप देखेंगे नरोरा कहाँ पर है? नरोरा है उत्तर प्रदेश में। स्थापित कब हुआ नरोरा? 1991 में हुआ है। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम 1984 तमिलनाडु में है। और केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कर्नाटक में दोस्तों, ये 2000 में स्थापित है। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट है 1973 में स्थापित है। तारापुर 1969 हो चुका है। और कुडनकुलम 2013 वाला। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना है 1930 में भारत के किस राज्य में हुई थी उस समय? ये वर्तमान में झारखंड राज्य है ना, यहाँ पर 1930 में इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड झारखंड। घोंगा और स्लग किस संघ से संबंधित हैं? अब ये मोलस्का के हैं। ये आप मोलस्का देखेंगे तो मोलस्का के उदाहरण में काइट्रॉन, ऑक्टोपस, घोंगा, यूनियो, सीप आ जाते हैं। और इससे पहले आपको पोरीफेरा का पूछा हुआ है। पोरीफेरा में साइकॉन है, यूप्लेक्टेला है, स्पंजिला है। सिलेंटेट्रा में हाइड्रा, हाइड्रा आता है सिलेंटेट्रा में। समुद्री एनिमोन, जेलीफिश, ये सिलेंटेट्रा। प्लेटी हेलमंथीज में प्लेनेरिया, प्लेनेरिया दोस्तों प्लेटी हेलमंथीज में है। टैप फॉर्म प्लेटी हेलमंथीज, लीवर फ्लूक प्लेटी हेलमंथीज। निमेटेडा गोल कर्मी है, फाइलेरिया कृमि है, पिन कर्मी है, अस्केरिस है, वुचेरेरिया है, निमेटेडा में आ जाता है। एनिलिडा में दोस्तों केंचुआ है, केंचुआ है, नेरिस है, जौंक है, वो एनिलिडा में आ जाता है। जो वर्मी कंपोस्ट खाद केंचुआ बनाता है ना एनिलिडा में, जौंक भी एनिलिडा। अब आर्थ्रोपोड में झिंगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़ी, तिलचटा, स्कलोपेंड्रा, ये आर्थ्रोपोड है। इकाइनोडर्मेट में स्टारफिश है, इकाइनोडर्मेस। और जेलीफिश है सिलेंट्रेटा में, हाइड्रा सिलेंट्रेटा। स्टारफिश है इकाइनोडर्मेट। समुद्री अर्चिन है इकाइनोडर्मेट। समुद्री खीरा है एंटेडन, ये इकाइनोडर्मेट है। नेक्स्ट सवाल, जनवरी 2023 तक की जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य में डोंगरिया कोहंद जनजाति की संख्या अधिकतम है? डोंगरिया कोहंद जनजाति है ओडिशा में, सबसे अधिक आपको मिलेगी डोंगरिया कोहंद जनजाति दोस्तों। डोंगरिया कोहंद यानी ओडिशा की बात हो रही है, ओडिशा में डोंगरिया कोहंद है। वर्ष 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में आयोजित CSIR की राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक रचनात्मकता प्रतियोगिता के लिए कितने विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए का भव्य पुरस्कार दिया है? तो यहाँ पर 3 विद्यार्थी हैं, नाम भी बता दूं, पूरा देख लो एक बार। जितेंद्र सिंह ने हिंदी इंग्लिश मीडियम में आयोजित CSIR की राष्ट्रीय स्तर की जो वैज्ञानिक सृजनशीलता प्रतियोगिता है उसमें 3 छात्र मोहम्मद हिमास, श्रीति निम्बाली और सांची बंसल। मोहम्मद हिमास, श्रीति निम्बाली और सांची बंसल, प्रत्येक को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। और ये इसके तहत और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर स्थापित हुए हैं उसी दिन। जैसे जम्मू में CSIR IIM बायोनेस्ट बायो इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ जम्मू कश्मीर में। CSIR NIST जोरावट में आइकॉनिक 75 इंडस्ट्री कनेक्ट का उद्घाटन हुआ। CSIR CECRI 25 जुलाई को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुणे के पुणे के KPIT CSIR द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का भी शुभारंभ किया। 1905 में बंग भंग हुआ, उस समय वायसराय कौन था? कर्जन था। 1905 में बंगाल विभाजन, ब्रिटिश वायसराय कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। प्रभावी हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन का निर्णय 19 जुलाई 1905 को उस समय कर्जन के द्वारा लिया गया था। और नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, पादप शरीर प्लांट एनाटोमी में अंडप है, कार्पेल है, वो दोस्तों एक मादा प्रजनन अंग है अंडप। अगला सवाल है, वर्ष 2022 में वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा भारत सरकार को बुनियादी ढांचे, छोटे व्यवसाय और हरित वित्त बाजारों में निजी क्षेत्र के निवेश का लाभ उठाकर वित्त पोषण जो खाई पाटने हेतु सुधार का समर्थन करने के लिए
कितना विकास नीति ऋण है, विकास जो डेवलपमेंट पॉलिसी लोन है वो स्वीकृत किया गया है। वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल के द्वारा भारत सरकार को 750 मिलियन डॉलर का लोन दिया गया है। विकास नीति ऋण वर्ल्ड बैंक के द्वारा बुनियादी ढांचे, छोटे व्यवसाय हैं, इन सभी के वित्त पोषण की खाई को कम करने के लिए यहाँ पर डीपीएल स्वीकृत किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 750 मिलियन डॉलर का। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी नाफ्टा, नाफ्टा यानी नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके तहत भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार नहीं करता। आपको पता होगा नाफ्टा है ना, इसमें 3 देश आते हैं, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको है, तो क्यूबा हो जाएगा यहाँ पर अलग है। नाफ्टा है 1994 से लागू है। इसका मुख्य लक्ष्य मैक्सिको, कनाडा और यूएसए के बीच विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। तो ये याद रखना, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए, नाफ्टा, नाफ्टा यानी कनाडा यूएसए का पास में और मैक्सिको भी पास में। किस क्रिकेटर ने श्रीलंका के खिलाफ 2023 की पहली घरेलू श्रृंखला में भारत की T20 इंटरनेशनल टीम का नेतृत्व यानी कप्तान कौन थे 2023 के जो पहली डोमेस्टिक श्रृंखला हुई है श्रीलंका के खिलाफ 2023 में, तो घरेलू श्रृंखला में भारत की T20 इंटरनेशनल का नेतृत्व हार्दिक पांड्या ने किया है। इस शिफ्ट का अंतिम सवाल देख लो, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत के किस शहर में 2022 में हाईएस्ट टेम्परेचर दर्ज किया गया है। भारत की सिटी राजस्थान में श्री गंगानगर सिटी, यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हाईएस्ट तापमान 2022 का दर्ज किया है श्री गंगानगर राजस्थान में। नेक्स्ट शिफ्ट 23 फरवरी की शिफ्ट 3 के सवाल देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है 23 फरवरी की थर्ड शिफ्ट है। सवाल देख लो, भारत के विभिन्न राज्यों में खनिजों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब खनिज से संबंधित सवाल आ गया। अब कथन देखो, तमिलनाडु में 2020-21 के दौरान मैग्नेसाइट के कुल उत्पादन में 60.9% का योगदान, जो कि सर्वाधिक योगदान तमिलनाडु का है मैग्नेसाइट उत्पादन में। मैग्नेसाइट में तमिलनाडु का योगदान 60% प्लस है, 61% के आसपास है मैग्नेसाइट तमिलनाडु। याद रख लो भाई, मैग्नेसाइट तमिलनाडु। फॉस्फोराइट है राजस्थान का योगदान 93%, एक तरीके से एकाधिकार सा है राजस्थान का फॉस्फोराइट में। कुल उत्पादन में 93.27% राजस्थान में होता है फॉस्फोराइट का। और मैग्नेसाइट होता है तमिलनाडु में, फॉस्फोराइट होता है राजस्थान में। तुम मिल जाओ किस साइट पर आपको मिलना है, तमिलनाडु में मैग्नेसाइट मिलना है साइट पर, तमिलनाडु मैग्नेसाइट है। फॉस्फोराइट है फॉस्फो राजस्थान। अब एक यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने कि मैंगनीज एस का सबसे बड़ा उत्पादक बना है गुजरात, ये गलत है। सबसे अधिक मैंगनीज होता है मध्य प्रदेश में। तो केवल 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, मैग्नेसाइट तमिलनाडु, फॉस्फोराइट राजस्थान। लेकिन यहाँ पर मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक मध्य प्रदेश है। मैंगनीज की खान की आप बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में एक श्रीकाकुलम है, ये मैंगनीज की प्रचलित खान है। कालाहांडी बोनाई मैंगनीज की उड़ीसा में खाने हैं। बालाघाट मैंगनीज की खान जो मध्य प्रदेश में है। अब खनिज उत्पादन की बात आई तो कॉपर का, जिस प्रकार मैंगनीज का मध्य प्रदेश है तो कॉपर का भी मध्य प्रदेश है। उड़ीसा का बहुत पूछा जाता है, बॉक्साइट, क्रोमाइट, लोह अयस्क उड़ीसा। कोयला झारखंड है, उसके बाद उड़ीसा। हीरा का मध्य प्रदेश है। गोल्ड का कर्नाटक है। जिप्सम चांदी राजस्थान में खनिजों को अजायबघर कहा जाता है, काफ़ी खनिज है। टिन छत्तीसगढ़ है। यूरेनियम अभ्रक आंध्र प्रदेश है। अब अभ्रक का माइका का पूछे ना वो आंध्र प्रदेश है। यूरेनियम अभ्रक है, ये पूछा जाता है, अभ्रक आंध्र प्रदेश। थोरियम केरल, पेट्रोलियम महाराष्ट्र है, क्रूड ऑयल है राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित खेल प्रोत्साहन योजना नहीं है। साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो योजना है खेल प्रोत्साहन देने वाली, वो कौन सी नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ये स्टेटमेंट है इनका, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य खेल अकादमी, जो राज्य हो गई, क्षेत्रीय हो गई, राष्ट्रीय खेल अकादमियों को समर्थन खेलो इंडिया योजना के एक कार्य क्षेत्र के तहत खेलो अकादमियों को खेलो इंडिया एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए मान्यता दी जाती है। करेक्ट स्टेटमेंट है। खेल अकादमियों को खेलो इंडिया एथलीटों को प्रशिक्षण के लिए मान्यता दी जाती है, खेलो इंडिया योजना है, इसके अंतर्गत आ जाती है। प्रतिभा की पहचान करने के लिए भारत को उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर पूर्व क्षेत्र जैसे 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। बिल्कुल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। 5 क्षेत्र में बांटा गया है, 4 मत कर लेना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। प्रतिभा की पहचान करने के लिए भारत को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तो है ही है, साथ ही साथ एक और क्षेत्र है जो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है, इसमें उत्तर पूर्व और ऐड है 5वां। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, आपको पूछा गलत स्टेटमेंट कौन सा है, यानी खेल प्रोत्साहन योजना कौन सी नहीं है सही की। तो एक है 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग में 22 खेल विधाओं में प्रतिभा की पहचान की जाती है, जिसमें देश के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त, ये एक गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी खेलो इंडिया योजना में के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया योजना के प्रतिभा खोज और विकास, टैलेंट सर्च और डेवलपमेंट कार्य क्षेत्र के तहत निर्धारित किए गए और चयनित एथलीट जितने भी हैं खेलो इंडिया योजना के प्रतिभा खोज और विकास के लिए
एथलीट चयन होंगे और उसमें प्रति एथलीट आपको देने पड़ेंगे 6.28 लाख की वार्षिक वित्तीय सहायता। ये ध्यान रखना, 6.28 लाख की इनको एज ए वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। शाह कुली खां का मकबरा कहाँ स्थित है? कुली खां का मकबरा है दोस्तों नारनौल हरियाणा में। शाह कुली खां का पूछा है, शाह कुली खां, नारनौल हरियाणा। ऑक्सफैम इंडिया ये सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि आदिवासियों, दलितों, मुस्लिमों और महिलाओं, लड़कियों के पास अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता के साथ सुरक्षित हिंसा मुक्त जीवन हो, अपने अधिकारों को महसूस करने की समान अवसर और भेदभाव मुक्त भविष्य हो। ऑक्सफैम इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? अब ऑक्सफैम इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एक्चुअल में यहाँ पर होना चाहिए ऑक्सफैम इंडिया। ये OXFAM इंडिया है जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी 1 सितंबर को। वैसे ये पूरी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो NGO है। ये ऑक्सफैम 1942 में ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। ऑक्सफैम इंडिया का पूछा तो नई दिल्ली। अनु रानी ने 2022 में भारतीय ओपन भाला फेंक प्रतियोगिता में कितनी दूरी पर अपना भाला फेंक कर एक रिकॉर्ड बनाया है? तो अनु रानी ने 2022 में भारतीय ओपन भाला फेंक प्रतियोगिता में 63.82 मीटर, कितना 63.82 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर अनु रानी है। पूछ ले अनु रानी किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है? एथलीट है, यानी भाला फेंक इनका स्पोर्ट हो जाएगा। जेवलिन थ्रो किया है इन्होंने, 63.82 मीटर का भारतीय ओपन भाला फेंक प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बनाया। कोलकाता मेट्रो संबंधित आपको पूछा है कौन से स्टेटमेंट सही है? ये कोलकाता मेट्रो की वेबसाइट पर डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रखे हैं, एज इट इज़ इन्होंने पेस्ट कर दिया। स्टेटमेंट है 1972 यानी 19 दिसंबर 1972 को मेट्रो रेलवे कोलकाता की आधारशिला रखी गई। करेक्ट स्टेटमेंट है। जो नींव रखी गई है कोलकाता मेट्रो की वो 29 दिसंबर 1972 को रखी गई है। और 1984 में 24 अक्टूबर को कोलकाता मेट्रो है वो शुरू किया गया। बिल्कुल करेक्ट है, 1984 24 अक्टूबर को कोलकाता मेट्रो की शुरुआत हुई है। एक स्टेटमेंट है कि 29 दिसंबर को मेट्रो रेलवे को जोनल रेलवे का दर्जा दिया गया 2013 में। गलत स्टेटमेंट है, 2010 में यहाँ पर होना चाहिए, 13 वाला नहीं है। एक्चुअल में होगा 2010 में 29 दिसंबर को कोलकाता मेट्रो रेलवे को क्षेत्रीय रेलवे का दर्जा प्रदान किया गया। बाकी 1972 में 1 जून को जनद्रुत परिवहन प्रणाली को मंजूरी दी गई और 1972 में 29 दिसंबर को मेट्रो रेलवे कोलकाता की आधारशिला रखी गई और 24 अक्टूबर 1984 को भारत में पहली मेट्रो ट्रेन है वो कोलकाता मेट्रो ही है। भारत की पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो, दूसरी मेट्रो दिल्ली मेट्रो की शुभारंभ है, सेवा में आई है दिल्ली मेट्रो, वो 24 दिसंबर। दिल्ली मेट्रो यहाँ पर भी 24 डेट आ रही है, यहाँ पर भी 24 है कोलकाता मेट्रो में, लेकिन कोलकाता मेट्रो 24 अक्टूबर, दिल्ली मेट्रो 24 दिसंबर 2002 को। पंचनद, 5 नदियाँ, जो पंजाब की 5 नदियों को दिया गया नाम है पंचनद, ये उनमें से कौन सी नदी नहीं है? पंचनद 5 नदियां हैं जो पंजाब की 5 नदियां सिंधु में मिलती हैं। उसमें सतलज है, व्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है। झेलम है, व्यास है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, बेतवा नहीं है, जो करेक्ट है। जैव संदीप्ति, जैव संदीप्ति जो प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए एक जीवित जीव के गुण हैं। प्रकाश उत्सर्जित करता है, एक ऐसा जीवित जीव जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है वो जैव संदीप्ति है, यानी बायो ल्यूमिनेसेंस है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाला जीवित जीव के गुण जैव संदीप्ति इसमें भली भांति चिन्हित हैं। तो जैव संदीप्ति कंकतधर टीनोफोर में भली भांति चिन्हित है। किसमें? टीनोफोर और कंकतधर हो जाएगा। 2024 तक किस राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय में एक विज्ञान नवाचार हब यानी साइंस इनोवेशन हब होगा? दिल्ली सरकार द्वारा संचालित विद्यालय में एक साइंस इनोवेशन हब होगा, प्रत्येक विद्यालय में होगा। ये 2024 तक इनका टारगेट है। तो दिल्ली सरकार द्वारा संचालित विद्यालय में एक विज्ञान नवाचार हब होगा जिसमें विद्यार्थियों के बीच में वैज्ञानिक संस्कृति और स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए एक तारा घर और एक संग्रहालय सहित सभी आधुनिक और नवीनतम सुविधाएं वो दिल्ली सरकार देने वाली 2024 तक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सही सेट के साथ विकल्प की पहचान करो। जैसे कि भारत का तोता यानी तूती ए हिंद की उपाधि किसने अर्जित की है? तो वो अमीर खुसरो। भारत का तोता तूती ए हिंद अमीर खुसरो। सेकंड सवाल है राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किसने किया? राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया दोस्तों फिरोज तुगलक। राग दर्पण फारसी अनुवाद फिरोज तुगलक। फिरोज फारसी, राग दर्पण फिरोज तुगलक। भारत सरकार ने देश के हवाई क्षेत्र में
सुरक्षित, किफायती, सुलभ, सुखद और टिकाऊ बनाने के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय वायु खेल नीति, हवाई क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय वायु खेल नीति आई थी 2022 में। नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी है। अब 2022 में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं, काफ़ी सवाल नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी से पूछे गए हैं। एक सवाल तो पूछा गया है कि कौन सा स्पोर्ट इसमें नहीं है। टोटल 11 खेल है दोस्तों। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022, इसमें 11 खेल हैं। इस नीति का उद्देश्य है 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेल वाले देश में शामिल करना। तो ये 2030 से भी काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। लक्ष्य 2030 तक है वायु खेल नीति का, ठीक है, शीर्ष देश में शामिल होना भारत का। 2022 में घोषणा उस समय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में की थी। इस नीति के माध्यम से 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये 11 हवाई खेल कौन से नहीं है, ये सवाल पूछा जाता है, कौन सा नहीं है। तो इसके अंदर एरोबेटिक्स है दोस्तों, एरो मॉडलिंग है, एरो मॉडलिंग और मॉडल रॉकेट, एरोबेटिक्स है, एरो मॉडलिंग और मॉडल रॉकेट्स है। प्रायोगिक विमान इसके अंतर्गत आ जाएगा। बैलूनिंग है, ड्रोन है, ग्लाइडिंग तथा पावर ग्लाइडिंग इसके अंतर्गत आ जाएगा। हैंग ग्लाइडिंग एवं पावर हैंग ग्लाइडिंग इसके अंतर्गत है। पैराशूटिंग है, पैराग्लाइडिंग व पैरा मोटरिंग है, पावर्ड एयरक्राफ्ट है, रोटर क्राफ्ट है। तो टोटल 11 ये स्पोर्ट शामिल है। नेशनल जो वायु खेल नीति है, राष्ट्रीय वायु खेल नीति है 2022 में, 2030 तक टारगेट। 11 स्पोर्ट कौन से हैं कौन से नहीं है याद हो गया होगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करने वाला अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल, अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल कहाँ पर है दोस्तों? भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के प्रचार प्रसार का कार्य करता है। क्लासिकल सॉन्ग हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, इनके प्रचार के लिए अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय कार्य करता है। यह है दोस्तों मुंबई में, गंधर्व मुंबई में। कर्नाटक संगीत में अपने योगदान के लिए चेन्नई को कब यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, इसके अंतर्गत भारत के अभी 6 सिटीज़ हो चुके हैं। इन 6 सिटीज़ में 2017 में चेन्नई को ऐड किया गया था। एक बार दोबारा देख लो, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ में जो टोटल 6 भारतीय शहर हैं, 5 पहले थे, अभी 2021 में एक शहर ऐड हुआ है श्रीनगर। श्रीनगर को जो जयपुर वाली कैटेगरी है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, 2015 में जयपुर को ऐड किया गया था और 2021 में क्राफ्ट एंड फोक आर्ट यानी शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में 2021 में श्रीनगर को भी ऐड किया गया है। जयपुर 2015 में हुआ है। वाराणसी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए, वाराणसी को म्यूजिक कैटेगरी में क्रिएटिविटी के लिए 2015 में ऐड किया गया है। जयपुर को 2015 में ऐड किया गया है। 2017 में चेन्नई को, आपको पूछा है चेन्नई को कब ऐड किया गया है क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए, तो वाराणसी को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए 2015 में, चेन्नई को 2017 में, ठीक है। मुंबई को 2019 में फिल्म सिटी के रूप में, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के रूप में 2019 में शामिल किया गया और श्रीनगर को 2021 में क्राफ्ट्स एंड फोक कैटेगरी में। तो यहाँ पर आपने देखा जयपुर 2015, वाराणसी 2015, चेन्नई 2017, मुंबई 2019, हैदराबाद 2019। नेक्स्ट वाला आपके सामने लकड़ी और स्टील से बना एक तार वाला वाद्य यंत्र है जो एक ड्रोन यंत्र कर्नाटक में पाया गया। ये मुख्य रूप से कर्नाटक के भक्ति गायक और भिक्षुकों के द्वारा उपयोग किया जाता है। वो उपकरण तंबूरी है जो लकड़ी और स्टील से बना एक तार वाला वाद्य यंत्र तंबूरी है, ड्रोन यंत्र तंबूरी है जो कि कर्नाटक के भक्ति गायक और भिक्षुक उपयोग में लेते हैं, तंबूरी लेते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स के संबंध में कौन से स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत ने 0 से 100 के पैमाने पर 39.1 स्कोर प्राप्त किया है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? गलत है। 0 का मतलब है कोई भूख नहीं है, बिल्कुल शून्य भूख, और 100 का मतलब है बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर भूख है, हंगर है। और इस पूरे इंडेक्स में 1 से 100 तक स्कोरिंग में भारत का स्कोर है वो 29.1 है, न कि 39.1 है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, इंडिया का 29.1 है दोस्तों। जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 स्कोर की गणना करने के लिए पर्याप्त डेटा वाले 121 देश, जीएचआई में 121 देश में भारत का रैंक 100वां नहीं है, 107वां रैंक है इंडिया का। 121 देशों की लिस्ट में इंडिया की भूखमरी सूचकांक में 107वीं रैंक है। भूख हटानी है तो एक साथ हो जाना है, आपको एक साथ काम करना है। तो भूखमरी सूचकांक में इंडिया की रैंक 107वीं है। जारी कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा इसको जारी किया जाता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा। और भारत का स्कोर 29.1 है जो कि कौन सी कैटेगरी में आता है? आप स्टेटमेंट देखेंगे, जीएचआई रिपोर्ट 2022 में भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया, गंभीर श्रेणी में रखा गया है। तो पूछा क्या है आपको, कौन से कथन सही है? बिल्कुल सीरियस कैटेगरी में इंडिया को रखा गया है।
और यहाँ पर सबसे 121 देशों में सबसे जो 100 वाली स्कोर के आसपास रैंक आती है ना, यमन सर्वाधिक निचले स्थान पर 121वें स्थान पर है और सबसे शीर्ष स्थान पर क्रोएशिया, एस्टोनिया, मोंटेनेग्रो सहित यूरोपीय देश हैं। अब एशियाई देशों की बात करें तो चीन और कुवैत ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना किस आधार पर होती है, तो अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर पर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन कार्य प्रवाह आधारित वक्फ समिति संपत्ति प्रबंधन प्रणाली, वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम है? ये वामसी, WAMSI हो जाएगा, डी करेक्ट है। दिए गए जोड़ों में से कौन से जोड़े सुमेलित हैं? आप देखेंगे काकोरी डकैती हुई है 1925 में, सही है। चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 1929 नहीं है, 1931 होना चाहिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को इनको फांसी दी गई 1931 में, सभी को पता है। एक बार थोड़ा और इनको देख लेते हैं। काकोरी डकैती हुई है, काकोरी डकैती ये दोस्तों 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से उस समय 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन है, उसकी चैन को खींचा गया। रोककर क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में उस समय कौन थे? और अशफाक उल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, अन्य सहयोगियों ने पूरी ट्रेन को लूट लिया खजाना। और यहाँ पर आप कहेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया था, जिसमें ये सभी राम प्रसाद बिस्मिल है और अशफाक उल्ला खान सभी शामिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। और ये 1925 में हुई थी लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन, 9 अगस्त 1925 को। अब आप देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद हैं पुलिस मुठभेड़ में और इन्होंने 3 पुलिसकर्मियों को भी मारा था। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो भगत सिंह वगैरह, राजगुरु, सुखदेव हैं, इनको जो फांसी दी जा रही थी उनको रुकाने के लिए कार्य कर रहे थे और कुछ रणनीति बन रही थी। पुलिस उस समय आ गई थी और बीच में मुठभेड़ हो गई, तो उन्होंने पुलिस वालों को मारा उस मुठभेड़ में और एक आखिरी गोली बची थी बंदूक में, उन्होंने वो गोली अपने खुद को मार दी और वीरगति को प्राप्त हुई। चंद्रशेखर आज़ाद हैं। 27 फरवरी 1931 की ये घटना है, 27 फरवरी 1931 है। सवाल में ये गलत स्टेटमेंट था, 1929 था, ये 1931 है, 27 फेब की बात है। और बाकी आपको पता ही होगा, जो सुखदेव जी, भगत सिंह जी और राजगुरु जी को फांसी दी गई, वो डेट है 23 मार्च को। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, पुण्यतिथि को उनकी। 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में उनको फांसी दी गई थी। और पूछा जाता है उनके पीछे कारण क्या है, तो थोड़ी एक तो यहाँ पर कारण रहता है, जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। इनका इरादा कुछ और था। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट की हत्या की साजिश रची, लेकिन गलत पहचान के चलते यहाँ पर सहायक पुलिस अधीक्षक हैं वो जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो एक मेन चीज़ ये इनका केस बन गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये तीनों शामिल थे। उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूटल बिल के विरोध में, जो मजदूर विरोधी ये बिल थे, दिल्ली असेंबली में बम फेंके थे। सेंट्रल असेंबली बम कांड हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में ये 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके और लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से ये फिर मुकदमा चला था, ये भी केस उसमें ऐड हो गया था। और 7 अक्टूबर 1930 को इनके फांसी का फैसला सुनाया गया था। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी जाएगी। उनके विरुद्ध में चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह आए हैं और इसी का यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा। नेक्स्ट यहाँ पर शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की स्वर लिपि प्रणाली के संबंध में कौन से कथन सही है? शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत, क्लासिकल जो हिंदुस्तानी संगीत है, उसमें पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की स्वर लिपि प्रणाली के संबंध में कौन से कथन सही है? तो ये सवाल एक हटके पूछा गया, कोई भी स्टूडेंट है इसको नहीं पढ़ा होगा। तो कोमल स्वर को स्वर के नीचे क्षैतिज रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। स्वर के नीचे जो सारे गामा पा धा नी होता है ना, तो उसके नीचे एक क्षैतिज रेखा, स्वर के नीचे यदि क्षैतिज रेखा हॉरिजेंटल लाइन होगी, वो कोमल स्वर को दर्शा रहा है। तीव्र स्वर को मध्यम के ऊपर लंब रेखा द्वारा, मध्यम के ऊपर लंब रेखा के द्वारा तीव्र स्वर को दर्शाया जाता है। ये दोनों करेक्ट है। बाकी यहाँ पर मंद्र सप्तक, ये मैं बताऊंगा तार सप्तक एग्जैक्टली क्या है। आप देखेंगे यहाँ पर शुद्ध स्वर है। विष्णु नारायण भातखंडे ने शुद्ध स्वर के लिए कोई भी चिन्ह नहीं दिया, मतलब सारे ग म प ध नि ये शुद्ध स्वर है, कोई भी ऐसे ऊपर नीचे रेखा नहीं है। विकृत स्वर देखेंगे, विकृत स्वर में 2 स्वर इन्होंने दिए हैं विष्णु नारायण ने, एक तो कोमल स्वर दिया है, एक तीव्र स्वर दिया है। कोमल स्वर में आपके रे ग धनी, रेग धनी कोमल स्वर है, म है एक तीव्र स्वर। ये ध्यान रखो कौन सा कोमल है कौन सा तीव्र है। तो रे ग ध नी
यानी रेग लास्ट में धनी, रेग धनी कोमल स्वर है, और बीच में जो ये म स्वर आ जाता है ना बीच वाला, ये एक त्योर स्वर है, विकट स्वर के दो भाग है। तो यहाँ पर आपने देखा मंद्र सप्तक और तार सप्तक क्या है, तो मंद्र सप्तक में होगा क्या, तार सप्तक में होगा क्या। मंद्र सप्तक के नीचे बिंदु या डॉट लगाया जाता है। यहाँ पर क्या था, मंद्र सप्तक को स्वरों के ऊपर बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, स्वर के नीचे बिंदु होता है मंद्र सप्तक में। तार सप्तक में ये उल्टा लिख दिया, ऊपर होता है तार सप्तक में। तार सप्तक के स्वर के ऊपर बिंदु डॉट होता है, तार सप्तक में ऊपर होता है, और मंद्र सप्तक में नीचे बिंदु डॉट होता है। मध्य सप्तक में कोई भी चिन्ह नहीं होता है, मंद्र और तार हो गए, मध्य में कोई भी नहीं होता है। एक होता है अति मंद्र सप्तक और एक होता है अति तार सप्तक। तो अति मंद्र सप्तक में, अब मैंने कहा मंद्र सप्तक में क्या होता है, नीचे बिंदु होता है, तो अति मंद्र सप्तक में क्या करेंगे, नीचे दो डॉट लगा देंगे, और अति तार सप्तक में ऊपर दो बिंदु लगा देंगे, और बाकी ये सब कुछ हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर चेम्बेटी श्रीधरालु नायडू के सबसे लोकप्रिय नेता थे, किसके थे ये, वेद समाज के। श्रीधरालु नायडू हैं वेद समाज। अब वेद समाज की स्थापना आपको पता होगा केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलु नायडू ने 1864 में मद्रास चेन्नई में की है। वेद समाज का नाम आता है तो केशव चंद्र सेन का नाम आता है वेद समाज, केशव चंद्र सेन, और श्रीधरलु नायडू का नाम आता है वेद समाज में। स्थापना 1864 में मद्रास में हुई है। और देखेंगे वेद समाज एक तरीके से ब्रह्मा समाज से जुड़ा हुआ था, तो उन्हीं से प्रेरित था। तो वेद समाज, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की है, 1828 में राजा राममोहन राय ने की थी, 20 अगस्त को कलकत्ता में की है। ब्रह्मा समाज की स्थापना कलकत्ता में, वेद समाज की स्थापना मद्रास में। तो कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की गई राजा राममोहन राय ने। परमहंस मंडली आप देख रहे हो, तो परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में बॉम्बे में की गई। इसकी शुरुआत दुर्गाराम मेहता जी, दादोबा पांडुरंग ने की थी। मानव धर्म सभा छोड़ने के बाद दादोबा पांडुरंग ने इस संगठन का नेतृत्व किया। तो दादोबा पांडुरंग, दुर्गाराम मेहता जी, ये थे परमहंस मंडली 1849 में बॉम्बे में। और आप देखेंगे प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने की थी 1867 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की, 1875 में 10 अप्रैल को दयानंद सरस्वती ने। पुणे सार्वजनिक सभा विकल्प में है तो 1870 में महादेव गोविंद रनाड़े ने की है पुणे सार्वजनिक सभा 1870। अगला सवाल है 12 दिसंबर 2022 तक कौन उन 6 कंपनियों में से एक नहीं है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ए खाता एग्रीगेटर है ना, अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। 6 कंपनियों को 12 दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में सर्टिफिकेट दिया है। वो 6 कंपनियां कौन सी हैं, वैसे विकल्प में ये वाली नहीं है। और 6 कंपनी एक बार देख लो, फाइनसेक ए सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, ग्लोबल नहीं है, फाइनसेक ए है यहाँ पर। कैम्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, कुकीजार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड है, और परफोइज अकाउंट एग्रीगेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, योडली फिनसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये 6 कंपनीज हैं जिनको अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में सर्टिफिकेट दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अकाउंट एग्रीगेटर होता क्या है, तो खाता जो एग्रीगेटर, अकाउंट एग्रीगेटर एक प्रकार का आरबीआई विनियमित इकाई है, आरबीआई के द्वारा विनियमित इकाई एनबीएफसी लाइसेंस के साथ है। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से संबंधित है जो किसी व्यक्ति को सुरक्षित और डिजिटल रूप से, अब एग्रीगेटर क्या करता है, कोई भी व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उनको सुरक्षित और डिजिटल रूप से एक्सेस करने में मदद करता है। ए में किसी अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान के साथ एक वित्तीय संस्थान से जानकारी साझा करता है। अब इनसे संबंधित कुछ कथन आधारित सवाल पूछे जाते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर से संबंधित सही कथन कौन सा, गलत कौन सा है। एक तो बता दूं, अकाउंट एग्रीगेटर में व्यक्ति की सहमति के बिना डाटा साझा नहीं किया जा सकता है। अकाउंट एग्रीगेटर व्यक्ति की सहमति के बिना डाटा साझा नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति कई अकाउंट एग्रीगेटर के बीच में चयन कर सकता है। डिजिटल भुगतान ये अलग है, एक भुगतान एग्रीगेटर होता है जो कि डिजिटल भुगतान सेवा मंच वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया को यहाँ पर पीए के रूप में हाल ही में कार्य करने के लिए आरबीआई ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। और बाकी जो अकाउंट एग्रीगेटर हैं वो 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2016 में अकाउंट एग्रीगेटर को
आरबीआई के द्वारा अनुमोदित एनबीएफसी है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आ जाती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो आरबीआई द्वारा अनुमोदित है वो अकाउंट एग्रीगेटर है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ पर स्टेटमेंट देखिएगा, ये भी इकोनॉमिक का एक सवाल है। अल्पकालिक सीमांत लागत जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है ना, उसको उत्पादन में परिवर्तन की प्रति इकाई कुल लागत में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर एबीसी है, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, औसत परिवर्ती लागत है, उसको उत्पादन की प्रति इकाई कुल परिवर्ती लागत के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट एसएसी है, अल्पकालिक औसत लागत, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। यहाँ पर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट था, यहाँ पर एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट है फर्म के द्वारा वहन की जाती है, उसको उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन निश्चित लागतों को नियोजित करने के लिए एक फर्म के द्वारा वहन की जाने वाली लागत को कुल निश्चित लागत टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। इन चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकी परिभाषा याद करनी होगी आपको। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग किस यूटी का लिंगानुपात सबसे अधिक है? वैसे लिंगानुपात आपको पता है केरला का है, ये बार बार बताया हूँ। केरल के बाद सेकंड हाईएस्ट लिंगानुपात पुदुचेरी का ही आता है। पुदुचेरी का लिंगानुपात सेकंड हाईएस्ट लिंगानुपात या फिर यूटी में फर्स्ट आ जाता है। कितना है पुदुचेरी का? 1037 पुरुष प्रति 1000 महिला है भाई। सॉरी 1000 महिला प्रति 1037 महिला प्रति 1000 पुरुष है पुदुचेरी का सेक्स रेशियो। और बाकी फीमेल सेक्स रेशियो भारत का टोटल कितना है? 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। केरला का सबसे अधिक 1084, उसके बाद पुदुचेरी का 1037 है। सेकंड हो गया। अब सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है? सबसे कम हरियाणा का 879 है। सबसे कम लिंगानुपात ओवरऑल देखें यूटी स्टेट में, यूटी में अलग से पूछ ले, सबसे कम दमन दीव का 618 है। बाल लिंगानुपात भारत का 919 है। दोस्तों किस आईआईटी और अस्पताल ने जनवरी 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैदानिक अनुप्रयोग और स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी में पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोगी अनुसंधान के लिए एमओयू किया है? आईआईटी है कानपुर और हॉस्पिटल है अपोलो हॉस्पिटल और आईआईटी कानपुर ने ये एआई के रूप में एक एमओयू किया है। नेक्स्ट वाला है, भारत के संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताओं का उल्लेख? अब राष्ट्रपति का आर्टिकल यदि आपको पता होगा, आर्टिकल 52 वगैरह से स्टार्ट हो जाता है, तो ये भाग आप देखेंगे आर्टिकल 52 से 151 है, भाग 5 है। भाग 5 में संघ संबंधित जितने भी प्रावधान हैं आर्टिकल 5 में मिल जाएंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सारे कुछ उनकी योग्यता वगैरह। संघ 5, अब ये पूरे भाग देख लो, टोटल 22 भाग है ना संविधान के। जैसे भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 संघ और उसके 76, 2 में नागरिकता 5 से 11, 3 में मौलिक अधिकार है आर्टिकल 12 से 35, 4 में डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत है आर्टिकल 36 से 51 है, 4A में मौलिक कर्तव्य है आर्टिकल 51 है। फिर संघ है 52 से 151 संघ है, ठीक है। राज्य है 152 से 237 राज्य हैं। और आर्टिकल आप 7 देखेंगे, ये हुआ है 1956 द्वारा निश्चित हुआ है। आर्टिकल 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, 239 से 242 आर्टिकल है। आर्टिकल बोल रहा हूँ बार बार, ये भाग है। भाग 9 में आप देखेंगे पंचायत है, 9A में नगर पालिका है। पंचायत के याद रखो आर्टिकल 243 से 243 O तक है पंचायत। और नगर पालिकाएं हैं 200 O के बाद P है ना, P से ZG याद रख लो भाई, 243 ZG, P से 243 P से है नगर पालिका, पालिका P से 243, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में आपको मिलेंगे 244 से 244 A, 2 आर्टिकल इसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रीय। और 11 में आपको क्या मिलेंगे? संघ और राज्यों के बीच में संबंध मिल जाएगा। 12 में वित्त संपत्ति सुविधाएं हैं। इस प्रकार आपको ये 22 भाग याद रखने हैं संविधान के। निर्वाचन का याद रखिएगा 15वां भाग है, 324 आर्टिकल काफ़ी बार पूछा जाता है। राजभाषा कौन सा भाग है? 17वां भाग है। 17वें भाग में आपको राजभाषा का उल्लेख मिलेगा। 18वें में आपात उपबंध है, 343 से 351 तक राजभाषा है। आपात वाले 352 से 360 है। भाग 8 में आपात है, आपात में 18 वर्ष होते इमरजेंसी आ गई भाई, आपात। और इसी प्रकार संविधान संशोधन है वो कौन से भाग में? T2020 संशोधन करो भाई, 2020 में संशोधन करो 368 में, ये आर्टिकल 368 भाग हो गया। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी जो बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में हुआ है? पीएनबी में दोस्तों ये विलय हो चुका है। पंजाब नेशनल बैंक में ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो चुका है।
और ये विलय हुआ था दोस्तों 2021 में हुआ था, 20 में 1 अप्रैल 2020 को जो बैंकों का विलय हुआ है उसमें ओबीसी यूनाइटेड बैंक का पीएनबी में, सिंडिकेट बैंक का कैनरा में हुआ है, आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में हुआ है। इससे पहले 2019 में 1 अप्रैल को विलय हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ था। बाकी इससे पहले 2017 में 5 बैंक विलय हुए थे एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। तो ये विलय कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर आपके लिए 150 क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट, जो कि टोटल 6 शिफ्ट हो गई हैं एचसीएम की, जो टीसीएस कंपनी के द्वारा पेपर कंडक्ट हुआ है। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कल परसों 3 दिन लगातार कुछ वीडियो लाकर ये पूरा कंप्लीट किया जाए, फिर सीएचएसएल वगैरह के जल्दी स्टार्ट करेंगे। इसके बीच बीच में कोशिश करूँगा वीडियो लाने की, यानी एमटीएस एग्जाम से पहले ये कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छा खासा जीके यहाँ पर आपका कवर हो जाए। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।